स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आप लोगों का इन्वायरमेंट इकोलॉजी वीकली करंट अफेयर की क्लास में बेहद स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एज नेम सजेस्ट ये आपके करंट अफेयर की क्लास है, यानी कि इन्वायरमेंट के पूरे हफ्ते के जो भी न्यूज़पेपर में, PIB में, डाउन टू अर्थ में कवर हुए थे, उनको हम यहाँ पे कवर करते हैं। ध्यान ये रखा जाता है कि आपके एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट है। अगर आप इन्वायरमेंट को एज अ सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं, आप स्टैटिक पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो स्टडी IQ की मेरी टीम और मेरे द्वारा एक बुक सीरीज आप लोगों के लिए लाई गई है और उस बुक सीरीज में हम एनवायरनमेंट के स्टैटिक पोर्शन को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारी क्लासेस हमारे द्वारा अपलोड की जा चुकी हैं, जिसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट हमने बना दी है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। वीकली करंट अफेयर के लिए आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बुक सीरीज के लिए आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप यहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। अब किसी भी सब्जेक्ट को UPSC के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपका स्टैटिक तैयार होना चाहिए और आपका करंट अफेयर तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस एक फाइन बैलेंस होता है इन दोनों के बीच में, राइट। तो ये दोनों ही चीजें मेरे द्वारा आपको कवर कराई जा रही हैं। साल भर हम वीकली करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, बुक सीरीज हम पूरी करेंगे, मतलब सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा, तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो एटलीस्ट जो है प्रिपेयर हो जाएगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मैं आपको कवर करा दूंगी। इन दो सीरीज को प्लीज अच्छे से देखिए, कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। PDFs मेरे द्वारा अपलोड कर दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप उनको ले सकते हैं। बट ज़्यादा ज़रूरी है क्लास को करना, उसको समझना, एंड उसके बाद जो है आप पढ़ सकते हैं किसी भी सोर्स से, ठीक है। तो चलिए, ये प्लेलिस्ट के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे पिंग कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि हम कौन कौन से जो है बेसिकली टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है गैम्बूशिया। तो ये ना एक फिश है जिसको मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है, और कमाल की बात यह है कि गवर्नमेंट के द्वारा मॉस्किटोज के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इस फिश का यूज किया जाता है, एंड इसी वजह से न्यूज़ में भी था, इसको कवर करेंगे। दूसरा जो है वो है टाइगर ऑर्किड्स। देखिए, जो ऑर्किड्स है ना, काफ़ी खूबसूरत आपके फ्लावर्स होते हैं। ये दरअसल जो टाइगर ऑर्किड्स है, इसको टाइगर नेम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका जो बेसिकली कलर है, जो पैटर्न है, राइट, वो टाइगर की जो स्किन का जो कलर पैटर्न होता है उससे काफ़ी मिलता है। ये न्यूज़ में था, इसके बारे में जानेंगे। देन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोडायनामिक फार्मिंग। तो आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे कि ये फार्मिंग होता क्या है, किस तरह के अप्रोचेस हम इसके द्वारा जो है अपनाते हैं और इसके फिर बेनिफिट्स क्या होते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इसको देखेंगे। देन कुछ ना 60+ प्लांट स्पीसीज जो है वेस्टर्न घाट में मिली हैं, और कमाल की बात यह है कि वो जो स्पीसीज हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम जो कंडीशंस होती हैं उनके खिलाफ भी सर्वाइव कर सकती हैं। तो इनके बारे में जानेंगे और इनका क्या यूज़ हो सकता है हमारे एग्रीकल्चर में, इसको समझेंगे। देन अर्बन फ्लड्स, ये तो एक काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है। दिल्ली में कंपैरेटिवली बारिश नहीं भी हुई कुछ दिनों, तब भी यमुना का जो वाटर लेवल था काफ़ी हाई पे बना हुआ था, एक फ्लड जैसी सिचुएशन बन गई थी। और अर्बन फ्लड आपका बेसिकली GS पेपर 1 से भी आप लिंक कर सकते हैं जब आप अर्बनाइजेशन वगैरह पढ़ते हैं। GS पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, तो इसको आप इस तरीके से समझिएगा। देन लाइटनिंग एज अ नेचुरल डिजास्टर, तो इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो लाइटनिंग की समस्या क्या देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर, एंड ये न्यूज़ में क्यों था। दूसरा हम ये भी देखेंगे नेचुरल डिजास्टर बेसिकली है क्या, राइट। इसके अलावा GM मस्टर्ड, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसके बारे में हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको कवर करेंगे। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, या जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी कहते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। इन किन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को बनाया जाता है, ये भी देखेंगे। क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों इनका क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, क्या संभावित जो है बेसिकली इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स माने जा रहे हैं, उसको भी समझेंगे। एंड देन लास्ट में देखेंगे थ्रेट्स टू कोरल रीफ, एक एक्सप्लेन्ड सीरीज का ये बेसिकली आर्टिकल आया था, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। कॉरल्स होते क्या है, इनका जो सिम्बोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गी के साथ, एंड बेसिकली हमारे इकोसिस्टम के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और इस पे क्वेश्चन भी मैं आपको देने वाली हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।
तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, जहाँ पे विद रेफरेंस टू द कोरल रीफ आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। जैसे जूजेंथली प्रोवाइड मिनरल्स इन कार्बन डाइऑक्साइड टू द कोरल। दूसरा कहता है इम्पैक्ट ऑफ ओशन एडिफिकेशन, ओशन एसिडिफिकेशन ऑन कोरल रीफ्स इज द रिड्यूस रेट ऑफ कैल्सिफिकेशन इन द कोरल। ठीक है। देन थर्ड स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग ओशनिक टेम्परेचर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द इंसिडेंस ऑफ कोरल डिजीज। अब आपको मुझे ये बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, राइट है, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है। तो ओनली 1, ओनली 2 या फिर ऑल 3 आर करेक्ट। इस तरीके से आप जो है इसको देखिएगा। एक बार जब आप ये पूरी क्लास देख लेंगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक बेहद 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई शाम को 6 बजे से हमारी P2I बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर अभी भी किसी वजह से एडमिशन लेने से रह गए हो तो प्लीज़ जो है एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आज पहली क्लास है और पहली क्लास के साथ शुभारंभ करेंगे तो काफ़ी जो है अच्छी शुरुआत आपकी होगी। तीनों भाषाओं में ये बैच आपको उपलब्ध है। फैकल्टीज के साथ आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, तो आप एक रियल सिचुएशन में यहाँ पे पढ़ाई कर पाते हो। मेंटोरशिप आपको अवेलेबल कराई जाती है। 1-to-1 इंटरेक्शन आप अपने फैकल्टी के साथ भी कर पाते हो। बुक सीरीज आपको पूरी प्रोवाइड कराई जाएगी, नोट्स प्रिपेयर होंगे। एनसीईआरटी से लेके जो स्टैंडर्ड बुक्स तक का पूरा एक प्रिपरेशन है वो यहाँ पे आपको कवर कराया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें एडमिशन लें और आज ही से क्लास करना स्टार्ट करके आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मई में आपका एग्जाम होने वाला है। इट्स ऑलरेडी जुलाई का एंड चल रहा है, तो अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, राइट? दिस इज द क्वेश्चन। और अभी भी आपके मन में बैच को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग इस बैच के बारे में, आपके प्रिपरेशन के बारे में, तो प्लीज़ जॉइन मी ऑन द टेलीग्राम चैनल और यहाँ पे आप मुझे जो है पिंग कीजिएगा। बैच में अगर आप एक डिस्काउंट चाहते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो सकता है अगर आप यूज़ करते हैं फैकल्टी कोड प्राची लाइव, PRACHILIV। तो जब आप बेसिकली पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूज़ कूपन कोड, तो वहाँ पे अगर आप प्राची लाइव लिखेंगे तो जितना भी मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट होगा वो आपको तुरंत जो है अवेल हो जाएगा, राइट है। तो इसको कीजिएगा प्लीज। एंड यस, UPSC विद प्राची, दिस इज द टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं, ठीक है। PDF भी मैं आपको यहीं पे शेयर कर दूंगी, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, गैम्बूशिया। तो देखो, आंध्र प्रदेश की सरकार ने अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन जो गैम्बूशिया फिश हैं उनको जो स्टेट की वाटर बॉडीज हैं अलग अलग, उनके अंदर रिलीज कर दिया है। क्यों रिलीज किया है? क्योंकि जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज होती है, मलेरिया, डेंगू, इनको कंट्रोल करना है। क्योंकि देखो ये मानसून का मौसम चल रहा है और यहाँ पे जो वाटर लॉगिंग हो जाती है, इस दौरान जो मॉस्किटोज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, पॉपुलेशन उनकी बढ़ जाती है, एंड देन उसके बाद जो है मलेरिया, डेंगू जैसी प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने 10 मिलियन गैम्बूशिया जो फिशेस हैं इनको वाटर बॉडीज में रिलीज किया है, ताकि जो है मॉस्किटोज की पॉपुलेशन पे कंट्रोल पाया जा सके। ये आप पिक्चर देख सकते हैं फिश का एक प्यारा सा। अब देखो, ये जो फिश है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इसको मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। दरअसल ये एक ना बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं ताकि जो मॉस्किटो के लार्वा है उनको कंट्रोल किया जा सके। दरअसल ये जो फिश है ये फीड करती है मॉस्किटो के लार्वा पर। और यहाँ पे देखिए, बेसिकली कुछ अगर देखा जाए कि ये कितना बेसिकली लार्वा खा लेती है, तो आप देखिएगा एक फुल ग्रोन फिश है ना, कम से कम 100 से लेकर 300 मॉस्किटो लार्वा पर डे जो है कंज्यूम करती है। ऐसा हमारा मिनिस्ट्री जो है बेसिकली होम एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा बताया गया है। तो अच्छा खासा कंजप्शन इनके द्वारा हो जाता है। लेकिन इसको लेकर ना कुछ कंसर्न्स भी हैं। देखो, सुनने में तो काफ़ी बेहतर लग रहा है कि इट्स अ बायोलॉजिकल एजेंट और आप फिशेस को छोड़ दीजिए और वो मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को कम कर देंगे। देन इशू कहाँ पर है? देखो, ये ना एक इन्वेंसिव एलियन फिश स्पीसीज है।
यानी कि ये भारत के इकोसिस्टम की नेटिव नहीं है, ठीक है। इसको हम बाहर से जो है अपने इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो, इन्वेंसिव स्पीसीज जो होते हैं उनकी तो बेसिक डेफिनेशन यही है कि आपका जो नेटिव नहीं है आप उसको बाहर से लेके आए हैं। लेकिन जब इसमें एलियन वर्ड भी जुड़ जाता है तो बात दरअसल थोड़ी सी क्या है, खतरनाक हो जाती है। कैसे? बाहर से आई हुई ये जो इन्वेंसिव स्पीसीज है, अगर ये हमारे नेटिव इकोसिस्टम को डिस्ट्रक्ट करने लगे, अगर हमारे नेटिव स्पीसीज को खत्म करने लगे, या फिर कुछ इस तरीके की बेसिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नेटिव स्पीसीज नहीं पनप पाते हैं, वो खुद को ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, रिप्रोड्यूस कर रही है, तो उसको एलियन बोलते हैं, इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज। और ये जो फिश है ये भी एक इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज है। तो चिंता यही उठ रही है कि ये जो लोकल इकोसिस्टम है, जो हमारी नेटिव फिशेस हैं, उनकी पॉपुलेशन के लिए खतरा पैदा कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है बेसिकली ये फिर नेटिव कहाँ की है, तो जो साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ की बेसिकली नेटिव स्पीसीज है। अब देखो, भारत के अंदर मलेरिया कंट्रोल स्ट्रेटेजी का पार्ट ये फिश हमेशा से रही है, 1928 से ही अर्बन मलेरिया स्कीम का ये पार्ट है। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के जो बाकी कंट्रीज हैं वहाँ पर भी इसको एक बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस फिश की ना काफी हाई ब्रीडिंग कैपेसिटी है, ठीक है। और करीब आप देखिए अपने टोटल लाइफ स्पैन में ये 900 से 1200 जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस करती है। तो आप देखो, रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, राइट है। तो जब अलग अलग स्पीसीज में फाइट होता है रिसोर्सेज के लिए, तो जिनका रिप्रोडक्शन ज़्यादा है, जो अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा कर लेते हैं, जो एडवर्स कंडीशंस में भी रह सकते हैं, उनका अपर हैंड होता है। तो वो अपने आप को क्या है, ज़्यादा बेसिकली ग्रो कर पाते हैं। दूसरे जो स्पीसीज हैं वो शायद ये नहीं कर पाती। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका लोकल इकोसिस्टम है उसको हार्म होता है। यही यहाँ पे चिंता भी है। तो देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो फिश है ये ना काफी हाईली अडेप्टेबल है, एंड यही एक रीजन है कि जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है उसमें से 6 में ये अपने आप को जो है बेसिकली सरवाइव कर पाई है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि जो आपका IUCN है, उन्होंने इसको 100 वर्स्ट इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में डिक्लेयर भी किया हुआ है। परफेक्ट है। तो देखिए, इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज पर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर इस तरह की कोई स्पीसीज न्यूज में थी जिसको बकायदा गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी के तहत यूज किया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको प्लीज ध्यान से जानिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं हम, टाइगर ऑर्किड्स। तो देखिए, ऑर्किड्स की एक वैरायटी है ना जो कि नेटिव कहाँ की है, साउथ ईस्ट एशिया की। अब ये क्या ध्यान रखना है कि टाइगर ऑर्किड्स में नेटिव कहाँ के हैं, भारत के नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया के। वो दरअसल भारत में दिखाई दिए हैं कहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जो ऑर्किड्स होते हैं इनको वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है बेसिकली ऑर्किड स्पीसीज माना जाता है, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा था ना कि टाइगर नाम इनका क्यों है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से इनके स्पॉट्स जो हैं और जो कलर है वो टाइगर की स्किन के साथ मैच करता है। तो मैंने बताया था कि ये साउथ ईस्ट एशिया के नेटिव हैं। तो देखिए, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, यहाँ पर ये जो है मिलते हैं। फ्लावरिंग का अगर इनके टाइम की बात करें तो जून से जो है स्टार्ट होता है, अगस्त तक बेसिकली लास्ट करता है। और जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें इनको वर्ल्ड के टैलेस्ट ऑर्किड्स के रूप में जो है बेसिकली रजिस्टर किया हुआ है। करीब 7.62 मीटर तक की हाइट जो है इनकी चली जाती है, ठीक है। दो बस फैक्ट याद रखिएगा। पहली बात, ये भारत के नेटिव नहीं है ना, साउथ ईस्ट एशिया के हैं। टाइगर का जैसा इनका पैटर्न है और इनको जो है टैलिस्ट ऑर्किड्स के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। इतने फैक्ट याद कर लेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जब भी कोई न्यू स्पीसीज न्यूज में होती है तो उससे इसी तरह के फैक्ट्स के क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। क्लियर है? ओके, अब चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, दैट इज बायोडायनामिक फार्मिंग। तो देखिए, बायोडायनामिक जो फार्मिंग है ना, इसको लेके एक आर्टिकल आया था और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है ना। ये सेंचुरीज ओल्ड एक स्टाइल है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। दरअसल शताब्दियों से ही ये माना जाता था कि जो खेती है ना
उसमें बस फसल पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आप क्रॉप को लेकर बस जो है एक सिंगल फोकस ना रखें, बल्कि जो एक एंटायर इकोसिस्टम है वहाँ का, जो सॉइल है, ठीक है, जो आपके प्लांट्स हैं, जो प्लांट के अदर स्पीसीज हैं, साथ में यहाँ तक कि जो लाइव स्टॉक है और वहाँ के जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, क्योंकि आपके सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटीज भी चलती रहती है। इन सब को लेकर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर आप खेती करोगे तो एक तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर होगी, दूसरा जो आपका इकोसिस्टम है ना, वो बेसिकली क्या है, वो एक तरीके से सस्टेन रहेगा, है ना। इकोसिस्टम की हम बेसिकली डिग्रेडेशन की बात करते हैं ना, वो नहीं होगा। और तीसरी बात ये है कि आपका जो फसल का प्रोड्यूस आपको मिल रहा है वो भी हेल्दी होगा, राइट है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह हमारे एग्रीकल्चर में जिस तरीके से पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का यूज बढ़ता ही जा रहा है, उसका सीधा असर ह्यूमंस की हेल्थ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप माइक्रोब्स को मारने के लिए एक जहर का छिड़काव कर रहे हो एंड देन उसी को आप लगातार कंज्यूम करते जा रहे हो, तो आपकी बॉडी के लिए भी टॉक्सिक ही है, ठीक है। बस वो धीमा जहर है, आपको तुरंत खत्म नहीं करता है, धीरे धीरे जो है उसका असर रहता है। एंड दैट्स व्हाई आज आप देखिएगा कि लगभग हर लोग बीमार हैं, भले वो कितनी भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की डाइट लेते हो। आज के टाइम पे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी इतने सेफ नहीं रह गए हैं। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? इन सब का सॉल्यूशन है कि हम स्विच करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। उसमें भी जो बायोडायनामिक फार्मिंग है ये एक जो है अच्छा सॉल्यूशन देता है। अब देखिए, बायोडायनामिक फार्मिंग की अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो ये एग्रीकल्चर का एक ऐसा अप्रोच है जो दरअसल सॉइल, प्लांट, एनिमल्स एंड जो सराउंडिंग इकोसिस्टम है, इनके इंटर रिलेशनशिप पर क्या है बेसिकली फोकस करता है। यानी कि जो आपके सॉइल, प्लांट, एनिमल, जो आपका ओवरऑल इकोसिस्टम है, इनके जो आपस में इंटर रिलेशन है, इस पर ध्यान दिया जाए, इसको प्रिजर्व किया जाए और जो एक नेचुरल वे है उसी तरीके से ही एग्रीकल्चर किया जाए, है ना। इसको ऑल्टर नहीं करने की कोशिश नहीं की जाए, है ना। ये आपका बायोडायनेमिक फार्मिंग है। देखो 1920s में बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को बताया गया था रुडोल्फ के द्वारा, और उस टाइम पे बेसिकली जो सॉइल डिग्रेडेशन है इसको लेकर काफ़ी बातें चल रही थी, तो उन्होंने एक जो है सॉल्यूशन ये दिया था। अब देखो की फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, होलिस्टिक अप्रोच। आपको कहा जाता है ना कि आप प्री, मींस, इंटरव्यू, तीनों की अलग अलग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तीनों को आपने एक साथ लेके चलना होगा, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी। इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे भी क्या होता है, एक स्पिरिचुअल, बेसिकली एक एथिकल, एक इकोलॉजिकल अप्रोच हम यहाँ रखते हैं। यानी कि पृथ्वी को एक माँ के समान हम मानते हैं कि उसके अंदर एक उत्पादकता है, एक प्रोडक्टिविटी है जिससे हमें जो है भोजन मिलता है, ठीक है। एक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कि यहाँ का जो एक इकोसिस्टम है ना, उसको उसके नेचुरल वे में ही जो है बेसिकली सस्टेन करना दिया जाए। और एक इथिकल अप्रोच कि सिर्फ इंसानों को ही जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा एक तरीके से भाव देने की जरूरत नहीं है ना। कह देते हैं ना कि भाई सामने वाला बहुत भाव खा रहा है, मतलब ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच नहीं होना चाहिए, आपका ना प्लेनेट सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, आप इनको भी जो है इक्वली कंसीडर करो जब भी आप किसी तरह की बेसिकली अप्रोच को लेकर चल रहे हो। तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि जो आपका फार्मिंग सिस्टम है ना, इस फार्मिंग सिस्टम में जो इंटरकनेक्टेडनेस है, इस पर ज्यादा क्या है फोकस करना है। दूसरा देखिए, सॉइल रिस्टोरेशन एंड बैलेंस। यहाँ पे एम होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको टाइम टू टाइम हील किया जाए, ठीक है, टाइम टू टाइम उसको रिप्लेनिश किया जाए, और जो सॉइल की एक विटिलिटी, एक फर्टिलिटी होती है, उसको मेंटेन रखा जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई इस तरह से खेती कर रहे हैं कि मिट्टी की अपनी जो है बेसिकली फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है, अब हम उसको और ज़्यादा क्या फर्टिलाइजर्स, बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स बाहर से डाल रहे हैं। नो, मिट्टी को ही आपने इस तरीके से क्या है डेवलप करना है। देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप
लंबे टाइम तक एक ही तरह की फसल उपजाते रहते हैं तो मिट्टी के अंदर पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। इसका सॉल्यूशन होता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो बायोडायनामिक फार्मिंग में भी इसको यूज किया जाता है कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को जो है यहाँ पे यूज कीजिए ताकि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे, सॉइल का जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो मेंटेन रहे। देन केमिकल फ्री प्रैक्टिसेस हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। ज़्यादा एम्फोसिस आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक चीज़ों पे होगा। जो हरित खाद आपकी होती है, ग्रीन मैन्योर जो है, और बेसिकली जो आपकी बायोडायनामिक प्रिपरेशन होती है, यानी कि आप हर्बल मिनरल प्रिपरेशन मतलब घर पे करो, नेचुरल तरीके से करो और उनको फिर यूज़ करो। और फिर वीड और पेस्ट का भी अगर आपको कंट्रोल करना है वो भी नेचुरल तरीके से करो, ठीक है। केमिकल्स का छिड़काव यहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती है। कौन सा वो राइट टाइम है जब आपको प्लांट्स को क्या है बेसिकली एक तरीके से प्लांटिंग करनी है, ठीक है। कल्टीवेशन उनका कैसे होगा और कैनोपी का शेड किस तरीके से रहेगा, ठीक है। किस तरह के न्यूट्रिशन हमने अप्लाई करने, वाटर का साइकिल क्या रहेगा और वीड का कौन सा एक टाइम होता है, उस सारी चीज़ों को देखकर जो एक नेचुरल तरीका है ना उसको समझकर उसी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे मेथड्स अपनाए जाते हैं जो बर्ड्स, जो इंसेक्ट्स फार्मर्स के फ्रेंडली होते हैं, हम उनको एनकरेज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके फिर बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो जो आपका प्रोड्यूस होगा, जो भी आपका बेसिकली एग्रीकल्चर में आप फूड ले पा रहे हैं वो हेल्दी होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस मिलेगा, अनहेज्ड सॉइल की फर्टिलिटी होगी, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी आएगी। देखो अगर आप नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट जनरेट होगा, आपकी खुद की हेल्थ अच्छी होगी, सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी, आसपास पॉल्यूशन नहीं होगा, वाटर बॉडी के अंदर पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो बेनिफिट्स ही हैं, तो लॉन्ग टर्म में फिर आगे जाके प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो ये इसके जो है बेनिफिट्स हैं, जिनको कुछ की टर्म्स में मैंने यहाँ पे आपको बताया है जिसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज क्लियर। बायोडायनामिक फार्मिंग से रिलेटेड पहले भी जो है क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, जैसे जीरो टिलेज पे उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा था। ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग पे भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, तो याद कर लीजिएगा ध्यान से, इस तरह के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? चलिए नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो एक टाइग्रेस थी, बेसिकली वो इंजर्ड हो गई थी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, तो इस वजह से न्यूज में था। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बहुत सारे आपके नेशनल पार्क्स है, काफी सारे टाइगर रिजर्व है। डू यू हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो फिर क्या करें, जो न्यूज में है, जो करंट अफेयर में, उसको अच्छे से तैयार कर लें, वही ना कहीं ना से जो है क्वेश्चन आ जाएगा। परफेक्ट है। अब देखिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो जो सतपुरा हिल रेंज है उमरिया और कटनी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये लोकेटेड है, ठीक है, ईस्टर्न सतपुरा हिल रेंज में। बांधवगढ़ को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1968 में और ये टाइगर रिजर्व बन गया था 1993 में, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर की वजह से ये जाना जाता है और माना जाता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो रॉयल बंगाल टाइगर्स की है वो यहीं पर है, ठीक है। फ्लोरा की बात करें तो जो साल के पेड़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। वैलीज की बात करें तो सॉल मिलेंगे, और अगर आप लोअर जो स्लोप्स हैं वहाँ पे देखेंगे तो आपके बैम्बू जो है मिल जाएंगे। इसके अलावा जो प्लास है, अर्जुन है, ठीक है, आंवला है, तेंदू है, ये वाला जो है यहाँ पे आपको फ्लोरा देखने के लिए मिल जाएगा। फौना की बात करें तो चीतल, सांबर, बार्किंग जो डियर होता है, चिंकारा, वाइल्ड पिग, ठीक है, जेकॉल, वाइल्ड डॉग, लेपर्ड, टाइगर, लंगूर, ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहते हैं तो चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखो ये जो टॉपिक है ये ना प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना। इसको ना आप एज अ एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी, पहले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। ओके,
तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स भी हैं, अब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं, ये अपनी क्लास में जो बुक सीरीज वाली है कवर करा चुके हैं। तो स्टैटिक वहाँ पे चल रहा है, करंट यहाँ पे चल रहा है, तो दोनों देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो बेसिकली वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है, वहाँ पे रिसर्चर्स को कुछ 62 जो है प्लांट की स्पीसीज मिली है, और उनके अंदर ये एक बड़ी ज़बरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो बहुत हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकती हैं। तो दरअसल ये जो स्पीसीज हमें मिली है ना, इनको जो बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है बेसिकली डेसिकेशन टॉलरेंट वास्कुलर प्लांट्स। ठीक है, वास्कुलर प्लांट क्या होते हैं, अगेन मैंने बताया था। ठीक है, उनके अंदर अलग तरह के टिश्यूज मिलते हैं जो न्यूट्रिशन वाटर के मूवमेंट को बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं। और ये जो आपका बेसिकली डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट है, दरअसल ये ना जहाँ पे वाटर की बहुत कमी भी हो वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, और जब वाटर वापस से आ जाता है तो ये रिप्लेनिश अपने आप को कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये एक बेसिकली प्लांट आपको देख पा रहे हो। ठीक है, मान लीजिए एक ड्राई सीजन स्टार्ट हो जाता है, जैसे ड्राई सीजन स्टार्ट हो जाएगा, ये देखो ग्रीन ब्राउन था, ये अपने आप को पूरा ब्राउन करके ना एक ऐसी कंडीशन में चल जाएगा, आपको लगेगा कि ये डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसी ड्राई सीजन में देखिए कुछ इस तरह से हल्की हल्की फिर क्या है, मान लीजिए एक वेट सीजन आना स्टार्ट होगा, फिर से ब्राउन ग्रीन दिखाई देगा, कंप्लीटली वेट आते ही देखिए एक पूरा ग्रीन के रूप में ये फिर से बन गया है, एंड देन फिर से आप देखोगे कि ये इस तरीके से हो जाता है। तो ये प्लांट्स ना ऐसे होते हैं कि अपना ना 95% ऑफ वाटर भी अगर लूज करना पड़ जाए तो कर देते हैं, इतनी ड्राई कंडीशंस में भी रह लेते हैं। जब कभी वाटर की सप्लाई मिलेगी फिर से क्या है, एक तरीके से खिल उठते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन के साथ ये विदस्टैंड कर सकते हैं। ओके, जनरली कहाँ मिलते हैं, जो आपके ट्रॉपिक्स के रोकी आउटक्रॉप्स होते हैं वहाँ मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनका बेसिकली फ़ायदा क्या है, देखो अभी आने वाले बेसिकली टॉपिक में हम जीएम मस्टर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, हालांकि मैं इनको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। देखो हम ऐसे क्रॉप्स बनाने का ट्राई तो कर रहे हैं ना कि बदलते हुए क्लाइमेट चेंज के साथ वो विदस्टैंड करें। आने वाले टाइम में जो सूखा पड़ेगा, जो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो हमारी फूड सिक्योरिटी को हार्म होगा। तो अगर मान लीजिए आप एक ऐसी फसल बना रहे हो जिसमें जीन्स इन वाले डीटी प्लांट्स का डाल देते हो, तो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी ना कि वो एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। तो एग्रीकल्चर में ना आप इनका हाई टेम्परेचर टॉलरेंट वैरायटी वाले जो क्रॉप्स हैं उनके लिए यूज कर सकते हो। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स बनाने में आप इनको जो है यूज कर सकते हो ना। ये जो पॉइंट है यही आप मीन्स में एज ए एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड सिक्योरिटी को लेकर कोई क्वेश्चन आया है, तो अगर सॉल्यूशन देने की बात आए तो वन ऑफ द सॉल्यूशन ये भी तो हो सकता है कि भाई इस तरह के प्लांट स्पीसीज हैं, उनकी अगर हम बेसिकली सहायता से क्रॉप्स को बनाएं तो हमारे पास इस तरीके से एक सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये आपने देख ही लिया है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, अर्बन फ्लड्स। तो देखो दिल्ली में काफी ज्यादा सीवियर फ्लड देखा जा रहा है। कुछ दिनों तक तो इंटेंस रेनफॉल हुआ था, कुछ दिनों तक रेनफॉल नहीं भी हुआ, लेकिन जो यमुना का पानी था वो बेसिकली काफी हाई पर ही रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना यह है क्योंकि इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है यमुना के आसपास, और जो दिल्ली के अंदर वेटलैंड्स थे जो फ्लड के लिए एक बफर का काम करते हैं, वो भी बेसिकली क्या है एक तरीके से कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। तो ये समस्या गंभीर हुई है वहाँ पर। ठीक है, इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि क्या इश्यूज हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अर्बन फ्लडिंग? तो देखो अर्बन फ्लडिंग बेसिकली क्या है, इनोडेशन ऑफ लैंड या बिल्टअप है, स्पेशली वहाँ पर जो डेंसली पॉपुलेटेड आपके रीजन्स होते हैं, जैसे आपकी जो सिटीज़ हैं। अगर मान लीजिए एक्सेसिव रेनफॉल हुआ है तो जो आपके बेसिकली सिटीज़ हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है उस बेसिकली वाटर को जब संभाल नहीं पाता है, और एक इनोडेशन की जो है सिचुएशन बन जाती है, वाटर लॉगिंग की जब एक सिचुएशन बन जाती है, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो इसको हम अर्बन फ्लडिंग कहते हैं। पहले के टाइम में फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग में डिफरेंस नहीं किया जाता था, बट धीरे धीरे पता चला कि शहरों के अंदर अगर ये फ्लडिंग की सिचुएशन बनती है इसके अपने चैलेंजेस हैं
और इसके सॉल्यूशंस भी अलग निकालने पड़ेंगे। तो अर्बन फ्लडिंग को हम एक अलग तरीके से जो है समझते हैं। कॉजेज क्या क्या हैं, देखिए क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द कॉज। क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जो हमारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द कॉज। इसी से लिंक आपका दूसरा है हैवी रेनफॉल, भारी बारिश हो जाएगी। अगर इतनी ज़्यादा बारिश हो जाए कि भाई नहीं संभाला जा सकता, तो इनोडेशन तो होगा ही, वाटर लॉगिंग तो होगी। तो बहुत हैवी रेनफॉल कि आपके जो ड्रेनेज सिस्टम थे वो बेसिकली क्या है, एक तरीके से ओवरवेल्म हो जाए, तो फ्लड की सिचुएशन होगी। बट इसके अलावा जो बाकी के कॉजेज हैं वो देखिए, इनको हम कम करके चीज़ों को ठीक कर सकते थे। जैसे इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज, जो आपकी नदियां हैं उसके अंदर जो बेसिकली रेत को लेकर है ना माइनिंग होती है, ठीक है, सैंड की जो माइनिंग होती है इलीगल, उसकी वजह से जो आपकी रिवर का एक कोर्स होता है वो चेंज हो जाता है। जो रिवर बेड है उस पे जो एक सॉफ्ट वो सैंड का लेयर होता है वो एक्चुअली ख़त्म हो जाता है। रिवर जब थोड़ा गहरी ज़्यादा होती है तो वाटर फ्लो की इंटेंसिटी बढ़ती है, तो जो आसपास के किनारे हैं उनको बेसिकली क्या है, इरोड करने लगती है रिवर। जब किनारे इरोड होते हैं तो रिवर का जो बेसिकली कोर्स है वो फैलता जाता है, एंड देन आसपास के एरिया को भी वो अपने कब्जे में ले लेती है। तो जो इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, दीज आर द मेन कॉज कि हमारे यहाँ जो रिवर्स हैं वो अपना इस तरीके से कोर्स बदलते रहते हैं। दूसरा देखिए, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। आपके यहाँ वेस्ट डिस्पोजल को लेकर कोई प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं है। अब आपके ड्रेनेज सिस्टम में लॉगिंग हो गया, पूरा प्लास्टिक कहीं पे फंस गई है, यहाँ एक कूड़े का ढेर है, वहाँ एक जो है इस तरीके से चीज़ें हो गई हैं। तो जब पानी के जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचेगा तो फ्लडिंग तो आएगा ही। देन अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि अर्बन एरिया में ग्रीनरी खत्म हो चुकी है, कंक्रीट हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा है, कूलिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से एक क्या है, आप देखोगे वार्मिंग इफेक्ट वहाँ पे जनरेट हो जाता है। रूरल एरिया के कंपैरिजन में जो आपके शहर होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। ये जो ज़्यादा टेम्परेचर है इसकी वजह से जो बेसिकली एयर मूवमेंट होता है वो इस तरीके से होता है कि कई बार वहाँ पर रेन हो जाती है, ठीक है। तो जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है ये भी जो है अर्बन फ्लडिंग में योगदान देता है। देन हाई टाइड्स इन दी कोस्टल सिटीज़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये जो कोस्टल सिटीज़ हैं, अगर यहाँ पे कोस्टल मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया गया है तो जब हाई टाइड्स आते हैं, स्ट्रॉम्स आते हैं, तो इन कोस्टल सिटीज़ के अंदर फ्लडिंग की सिचुएशन देखने को मिलती है। एंड देन लैंड यूज चेंज एंड अर्बनाइजेशन, बहुत सारी ज़मीन का जो बेसिकली पैटर्न्स थे वो हमने चेंज कर दिया, फॉरेस्ट से डी फॉरेस्ट यूज में हमने उनको कन्वर्ट कर दिया है। अर्बनाइजेशन इतनी स्पीड से हो रहा है कि उतने बेसिकली बैलेंस को वो ख़त्म कर रहा है। यहाँ तक कि हम अर्बनाइजेशन इतना अनऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सब के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा। जस्ट बिल्डिंग्स बन रही है और लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या है, अगेन अर्बन फ्लडिंग जैसे जो इवेंट्स हैं वो ज़्यादा सीवियर होते जा रहे हैं। तो दीज आर द कॉजेज जिनको आप जो है लिख सकते हैं। परफेक्ट है, बढ़िया। अब भारत के अंदर देखो, ये रिस्क आज के टाइम पे अगर इतना है तो आने वाले टाइम पे कितना देखने को मिलेगा, इसका एक डाटा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इस डाटा को अपनी मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। तो देखिए दरअसल यहाँ पे आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया ए 4x4 असेसमेंट, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की एक रिपोर्ट आई थी, उसने ये बताया था 2070 लेकर 2100 के बीच में इंडिया के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से जो फ्लड्स की फ्रिक्वेंसी है वो भी क्या है, इंक्रीज होगी, ठीक है। इसके अलावा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनका कहना यह है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो राज्य हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ पर बेसिकली फ्लड्स को लेकर ये एरिया क्या है, ज़्यादा ससेप्टेबल है, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ पार्ट, गुजरात का कुछ हिस्सा, ये भी जो है ईयरली
फ्लड को विटनेस करते हैं और आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। ये गवर्नमेंट का डाटा है, ठीक है, तो मतलब ये भी नहीं कह सकते कि भाई बाहर से कोई बोल रहा है। नो, ये सरकारी डाटा है कि किस तरीके से भारत के अंदर ये जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, ये समस्या जो है बेसिकली बनता जा रहा है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो, जो भी मैंने आपको कॉजेज बताए, अगर इन्हीं को आप मिटिगेट करते हो, ठीक है, इन्हीं को अगर आप मिटिगेट करते हो तो वो आपके क्या है, सॉल्यूशंस बन जाएंगे। जैसे भाई प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल आप कीजिए, अर्बन हीट आइलैंड को खत्म करने के लिए आप ज़्यादा प्लांटेशन करिए, पार्क्स ज़्यादा बनाइए, ठीक है, कोस्टल मैनेजमेंट अच्छे से करिए, जो आपके कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं, ठीक है, उन गाइडलाइंस का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। लैंड यूज चेंज जो हो रहा है तो लैंड यूज मैनेजमेंट ढंग से हो। क्लाइमेट चेंज को लेकर जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनके बजाय आप जो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज हैं उन पर ज़्यादा डिपेंड हो जाइए, ठीक है। इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो जो कॉजेज़ हैं, अगर इन्हीं को आप बेसिकली सॉल्व कर दो तो यही आपके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, इसको जो है ध्यान रखना। तो ये समस्या जो है लगातार देखने को मिलेगी, हमें काम करने की ज़रूरत है। परफेक्ट है। चलिए, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लाइटनिंग एज अ नेचुरल डिजास्टर। तो भी देखिए क्या हुआ है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो लाइटनिंग है इसको भी एक नेचुरल डिजास्टर, एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में आप घोषित कर दीजिए, लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो है मना कर दिया है। तो देखो, बिहार और वेस्ट बंगाल ने ये कहा भाई काफ़ी ज़्यादा लोग जो है लाइटनिंग की वजह से मर जाते हैं, तो आप इसको भी एक नेचुरल डिजास्टर के रूप में डिक्लेयर कर दीजिए। एक बार अगर ये नेचुरल डिजास्टर के रूप में डिक्लेयर हो गया तो जो विक्टिम होंगे वो दरअसल उनको एक कंपनसेशन जो है मिल जाएगा, इस चीज़ के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। वो कंपनसेशन मिलता है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से, और इस स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में 75 जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखो भाई, हम तो इसको नेचुरल डिजास्टर के रूप में डिक्लेयर नहीं करेंगे। रीजन इज, एक अवेयरनेस भी अगर आप नॉर्मली लोगों के अंदर जनरेट कर दें, एक अवेयरनेस को अगर आप बेसिकली फैला दें, तो बहुत ज़्यादा डेथ को जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। देखो, इंडिया ना उन 5 कंट्रीज में से एक है जहां पर लाइटनिंग को लेकर अर्ली वार्निंग सिस्टम डिप्लॉय किए गए हैं। तो आपके पास तो फोरकास्ट 5 दिन से लेकर 3 घंटे पहले तक का अवेलेबल होता है। तो अगर फोरकास्ट है, आप पूरी दुनिया में उन 5 देशों में से एक हैं जहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम है, तो क्यों नहीं उन गाइडलाइंस को प्रॉपर लोगों तक पहुँचाया जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए और लोग अवॉइड करें, है ना, बाहर निकलना। तो शायद इन डेथ्स को क्या है, प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन लाइटनिंग भारत के अंदर एक आपदा तो है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ डेटा पे नजर डालते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो पता है ना कि जो बेसिकली लाइटनिंग होती है वो कैसे होती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स जो चार्जेस होते हैं, जो वो बेसिकली अर्थ पर और क्लाउड्स के बीच में, है ना, एक अपोजिट चार्जेस फ्रेम होते हैं, क्लाउड्स के इन बिटवीन हो जाते हैं, जो वो चार्जेस बिल्डअप होते रहता है, तो फिर वो बेसिकली एक इलेक्ट्रिसिटी के तरीके से जो है बेसिकली अर्थ तक पहुंच जाता है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो पता होगा ना, अगर नहीं पता है कमेंट सेक्शन में बता दो, साइंस एंड टेक का क्योंकि वो पार्ट है तो फिर उसको हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखो, लाइटनिंग स्ट्राइक की अगर हम बात करें तो 18.5 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक जो है भारत में देखने को मिले थे सिर्फ अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच में। अगर इसको पिछले वाले टाइम से कंपेयर करें तो 34% ये ज़्यादा थे, ठीक है। ये डाटा हमें किसने दिया है, क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल ने। फिर यहाँ पे देखो, एक रिपोर्ट आई थी लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडिया कैंपेन के द्वारा, उन्होंने कहा है करीब 90,632 लोग मारे गए हैं भारत में 1972 से लेकर 2019 के बीच में। और जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनका कहना ये है कि लाइटनिंग की जो फ्रिक्वेंसी है वो हाईएस्ट तो है आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में, झारखंड, उड़ीसा और बिहार में, लेकिन जो नंबर ऑफ डेथ है वो हाई कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। मतलब जहाँ पे ज्यादा फ्रिक्वेंसी है डेथ, वहां पे नहीं ज्यादा देखने को मिल रही। तो इसका मतलब इन वाले स्टेट्स में हमें क्या है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो, सरकारें क्या कह रही है, भाई नेचुरल डिजास्टर के रूप में डिक्लेयर कर दीजिए। तो नेचुरल डिजास्टर होता क्या है,
देखो ये डिजास्टर नेचुरल या मैन मेड कॉजेस की वजह से हो सकता है। सडन डिसरप्शन होता है नॉर्मल लाइफ में, जिसकी वजह से बेसिकली बहुत ज़्यादा लॉस होता है, सीवियर डैमेज होता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को, और जो हमारे अवेलेबल सोशल और इकोनॉमिक बेसिकली प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होते हैं वो इनसफिशिएंट रह जाते हैं। जब कोई इतनी बड़ी आपदा आ जाए कि हम उसको हैंडल ना कर पाए, तो उसको हम एक नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में रखते हैं। इंडिया की अगर बात की जाए तो भारत में किसी भी आपदा को नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर किया जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस के द्वारा। वो 4 चीजों को यहाँ पे देखते हैं। पहला, नॉन एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि जो मानवीय कारणों से नहीं हुआ, मतलब डायरेक्टली ऐसा ना हुआ हो कि ह्यूमन ने कुछ कर दिया है। देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट आ रहे हैं, मान लीजिए बाढ़ या बारिश आती है, वो नेचुरली हुआ है। बाढ़ वगैरह जो भी आई है ना, वो एक ऐसा कॉज नहीं है जो इंसान ने डायरेक्ट कर दिया, तो वो तो यहाँ पे कंसिडर होगा। लेकिन कोई चीज इंसान नहीं कर दी, कोई 4 इंसान उठे और जाके सबको गोली मारा है, वैसा नहीं कवर होगा, ठीक है, ये समझना। तो नॉन एंथ्रोपोजेनिक हो। दूसरा, वेरिफिकेशन हो, तो जो स्टेट लेवल पे एजेंसीज है उनके द्वारा जो उसको वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। रिकॉग्निशन हो, इस बात को लेकर पता होना चाहिए कि उससे कितना लॉस हुआ है, क्या उसका एक इम्पैक्ट था ह्यूज, राइट है, और उसके इम्पैक्ट को देखा जाता है कितना लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है। तो जो एनडीएमए की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग इन 4 पैरामीटर्स पे जज किया जाता है, एंड देन किसी भी जो है डिजास्टर को नेशनल डिजास्टर के रूप में जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक बार ऐसा हो जाता है तो आप कंपनसेशन वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जब आप अपना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्चुअली पढ़ोगे ढंग से, तो वहां पे ये सारी चीजें आपकी जो है कवर हो जाएगी, ठीक है, दिस इज क्लियर, बढ़िया। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जीएम मस्टर्ड। तो देखो, जीएम मस्टर्ड क्या है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एक क्रॉप है, और इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड इसलिए किया गया है ताकि जब एक हर्बिसाइड है ना, उसके खिलाफ ये रेजिस्टेंस हो जाए, ठीक है। हर्बिसाइड का नाम है बेसिकली ग्लूफोसिनेट, राइट है। तो देखो, हर्बिसाइड्स हम क्यों यूज करते हैं, जब आप खेती करते हो तो अलग अलग तरह के जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, वीड्स हैं, वो भी वहां पर आ जाते हैं। तो वो वीड्स, वो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, आपके सॉइल से न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, जिससे आपकी जो फसल है उसको जो है रिसोर्सेज की कमी मिल रही है। तो उन अनडिजायरेबल प्लांट्स वीड्स को खत्म करना जरूरी है, इसके लिए यूज किया जाता है हर्बिसाइड, राइट है। वो जो हर्बिसाइड होता है वो एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट को ही क्या है बेसिकली टारगेट करता है। लेकिन आपकी जो नॉर्मल फसल है वो भी तो एक प्लांट ही है, उस हर्बिसाइड का उस पर भी असर देखने के लिए मिलता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी फसलें बना रहे हैं जो स्पेसिफिक टाइप के हर्बिसाइड्स को लेकर एक टॉलरेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डेवलप कर ले। तो जब उस हर्बिसाइड का स्प्रे करोगे तो आपकी फसल तो उसके जो है रेजिस्टेंस बन चुकी है, उस पर असर नहीं पड़ेगा, वीड्स सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो दैट इज अ गुड न्यूज। तो जीएम मस्टर्ड ऐसे बनाए गए हैं। स्टिल इसको लेकर इतना क्रिटिसिज्म क्यों रहा है, क्यों नहीं चाहते हैं बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं कि इसको जो है बेसिकली फील्ड्स में उतार दिया जाए, फार्मर्स को इसके लिए छूट दे दी जाए, है ना। देखते हैं, तो सबसे बेसिक पढ़ते हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप मतलब हम कुछ चीज क्या है क्रॉस करके बना रहे हैं, क्रॉस फसलें। तो देखो, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का मतलब बेसिकली क्या है, हमने उनको मॉडिफाई किया है, ठीक है। हमने क्या किया है, किसी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल लेकर इस क्रॉप के बेसिकली अंदर क्या है डाल दिया है, और इसको हमने क्या बना दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना दिया है, ठीक है। देखो, नॉर्मल प्लांट्स तो वैसे ही हैं जैसे वो नेचुरली थे। अगर आप उनके ऊपर हर्बिसाइड का छिड़काव करोगे उन पे तो असर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी प्लांट है। अगर आप उनके अंदर एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना चाहते हो जो नेचुरली उनमें नहीं थी, तो वो उनको आपको देनी पड़ेगी। इसका एक तरीका ये है कि किसी ऑर्गेनिज्म में शायद वो ऐसी कोई एक जीन ऐसा कुछ हो जिसको आप वहां से लेके इस प्लांट के अंदर डाल दें, तो अब इस प्लांट के अंदर भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
हम किसी जीन को इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें वो स्पेसिफिक डिजायरेबल ट्रेट है जो हम चाहते हैं, जैसे हर्बिसाइड्स को लेके टॉलरेंस, पेस्ट को लेके, या फिर क्या है रेजिस्टेंस हो, या फिर उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हम अपनी फसल के अंदर इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर दें कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। परफेक्ट है। और इसी को बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है। अब देखो एक बात तो समझ में आ गया कि आपके जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं, ये जो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, इनके अंदर आप क्या कर रहे हो, जेनेटिकली कुछ चेंज कर रहे हो। तो ये चेंज कैसे कर रहे हो, इसके कुछ टेक्निक्स होंगे, वो भी पता होने चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो, ये आपके अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, फंगी, बैक्टीरिया, प्लांट्स। ठीक है। इनमें से आप वो वाला जीन लेना चाहते हो, है ना, जिसके अंदर कोई ऐसे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स हो सकती है। एक आपका बेसिकली एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, पढ़ेंगे इसके बारे में। एक आपका पार्टिकल बॉम्बरेंट या फिर जीन गन मेथड हो सकता है, ये भी पढ़ेंगे। खैर फिलहाल सिर्फ इतना समझो, आपने किसी फंगी से, किसी बैक्टीरिया से, किसी प्लांट से या फिर सॉइल से कोई क्या है ऑर्गेनिज्म लिया, और उससे क्या है बेसिकली एक जीन आपने सेपरेट कर लिया। उस जीन के अंदर वो पर्टिकुलर क्वालिटी थी जो आप चाहते हो। अब आपने वो वाला प्लांट लिया जिसके अंदर आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे प्लांट का आपने रीजनरेशन किया, फिर इस ट्रांसजेनिक प्लांट की आपने डेवलपमेंट की। अब आपने इसको क्या है बेसिकली प्रॉपर्ली यूज करना शुरू कर दिया। पहले देखो पूरा ग्रीन था ये, अब यहाँ पे देखो इसकी लीव्स में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। ये इसीलिए है क्योंकि अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है, इसके अंदर वो ट्रेट आ चुका है। ठीक है। बेनिफिट क्या क्या होते हैं भाई, आपकी क्रॉप यील्ड बढ़ सकती है, आप ऐसे ही चीजें बना दो जिसकी बहुत ज्यादा यील्ड हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो सकती है, आप बहुत सारी ऐसी चीजें बना दो जिसमें विटामिन्स वगैरह काफी ज्यादा मात्रा में हो। इकोनॉमिक बेनिफिट होगा भाई, किसानों को फायदा मिलेगा इन सारी चीजों का। ठीक है जी। बनाते कैसे हैं, तो देखो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वन के बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे एक होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक डिजायर जीन लिया, उसको कट किया वहां से, और फिर इसको जो प्लांट का जेनेटिक मटेरियल है, जो प्लांट का डीएनए है, उसके अंदर इम्प्लांट कर दिया। ठीक है। ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है। देन दूसरा बेसिकली आपका एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशिएशन है, ये एक ना सॉइल बैक्टीरियम है। ठीक है। नेचुरली इसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ये ना किसी भी डीएनए को प्लांट के सेल्स में ले जा सकता है, तो हम इस बैक्टीरियम का यूज करके प्लांट्स के अंदर जो है चेंज कर देते हैं। एक होता है आपका बेसिकली जीन गन। ठीक है। तो जो बायोलिस्टिक्स है, इसमें हम एक जीन गन यूज करते हैं, और उस जीन गन पे हम डीएनए कोटेड जो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनको भेज के प्लांट सेल के अंदर भेजते हैं। तो इस पार्टिकल को काफी तेज स्पीड में, है ना, शूट कर दिया जाता है प्लांट सेल के अंदर, और वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसमें चला जाता है। ठीक है। एक आपका होता है क्रिस्पर Cas9 जीनोम एडिटिंग, ये तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। काफी पावरफुल टूल होता है ये, प्रिसाइसली इसमें आप काम कर पाते हो। एक डीएनए सीक्वेंस आपने लिया, ठीक है, इस तरीके से था। अब इस डीएनए सीक्वेंस के अंदर ये पर्टिकुलर आपको जो है जीन कट करना है ना, तो इसको आप क्या है एक कट कर देते हैं, सीजर जैसे काम करती है, और फिर क्या है जो भी ऑल्ट्रेशन आपको करना था वो ऑल्ट्रेशन आप कर लेते हैं। एक होता है आपका आरएनए इंटरफेस। ठीक है। आरएनए इंटरफेस में आप जीन का जो एक्सप्रेशन है उसको चेंज करते हैं। देखो हर जीन का एक एक्सप्रेशन होता है, उसी के द्वारा वो एक पर्टिकुलर अपने ट्रेट को, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर टारगेट जीन को या तो साइलेंस कर देते हैं। ठीक है, कि भाई वो जो जीन है जिसकी वजह से ट्रेट उसमें दिख रहा था उसको हम साइलेंस कर देंगे, अब वो ट्रेट उसमें दिखाई नहीं देगा, आपने म्यूट कर दिया, है ना, चुप कर दिया। ठीक है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिनका मैंने बस बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया है, ताकि आपको बस पता रहे कि किस तरीके से जो है हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं। ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि इनको लेके कंसर्न्स हैं। हमें तो सब अच्छा ही लग रहा है। कंसर्न्स, पहली बात तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। देखो आज आप जो चीज़ बना रहे हो, आप जो मॉडिफिकेशन कर रहे हो, वो कुछ नया है, वो नेचुरल नहीं था। वी डोंट नो कि आगे चल के उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने कुछ ऐसे प्लांट्स बनाए जो इस तरह के टॉक्सिक रिलीज करते हैं कि उसकी वजह से उनके पास जो है कीट वगैरह नहीं आ पाते।
बट वी डोंट नो वो जो टॉक्सिक रिलीज हो रहा है उसका आसपास के सिस्टम पर क्या फर्क देखने को मिलेगा। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ सुपरवीड, देखो आपने एक प्लांट बनाया जो बेसिकली क्या हो सकता है, वीड्स को लेकर रेजिस्टेंस हो, या फिर आप मान लीजिए आपने ऐसे प्लांट्स बनाए जिन पे अगर आप एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं तो उन पे कोई असर नहीं पड़ता, बट जो वीड है, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स है वो खत्म हो जाते हैं। बट धीरे धीरे हो सकता है वो जो रेजिस्टेंस प्लांट है उनके जीन्स जो हैं वीड्स में चले जाएं, और कल को जो वीड है वो सुपर वीड बन जाए कि अब उन पे भी उस हर्बिसाइड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट है। इसके अलावा इमरजेंस ऑफ इंसेक्ट रेसिस्टेंस, देखो होता है ना जब हम बैक्टीरिया को बेसिकली खत्म करने के लिए एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन खाते हैं, अगर उनका इम्प्रॉपर यूज होता है तो हम कहते हैं ना एंटी, बेसिकली जो हमारी रेजिस्टेंस है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, AMR, वो डेवलप हो गए। यहाँ भी तो हो सकता है आपके जो इंसेक्ट्स हैं वो धीरे 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 करके क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लें और फिर वो किसी भी तरीके से ना मिले तो एक टाइम पे तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, है ना। ह्यूमन हेल्थ को लेके कंसर्न्स हैं। अभी हम इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव करते हैं कि उसका सीधा असर ह्यूमन की हेल्थ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप जीन्स में, जेनेटिक मेकअप में चेंज कर रहे हो तो उसकी वजह से कल को क्या हो सकता है ना, उसको लेके कोई प्रॉपर स्टडी नहीं हुई है। एंड देन सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। देखो जो अमीर किसान हैं जो बड़े बड़े फार्म्स लिए बैठे हैं वो इन सीड्स को परचेज कर लेंगे, अच्छे तरीके से बुआई कटाई करेंगे और उनको फायदा होगा। जो एक छोटा किसान है जो इन महंगे सीड्स को नहीं खरीद सकता, जो बार बार सीड्स नहीं खरीद सकता, जो नेचुरल सीड्स को ही यूज करता है, वो तो पीछे रह जाएगा। तो इसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी हैं, ठीक है, इसको जो है ध्यान रखिएगा। बढ़िया, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करें। जितना अब तक बढ़ाया सब समझ में आ गया, ये लास्ट वन है और इजी वन है। तो देखो अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये बताया गया है कि भाई कोरल ब्लीचिंग के जो इवेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं और काफी सीवियर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, जो आपका मरीन इकोसिस्टम है उस पर असर देखने को मिल रहा है। अगर हम कोरल्स की बात करें, कुछ ऐसे तरह के ये दिखाई देते हैं। दरअसल कोरल जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन कोरल पॉलिप्स एंड जूजेंथेली। जूजेंथेली एक एल्गी है और ये एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो ये फूड बना सकता है। जबकि जो कोरल पॉलिप है वो एनिमल किंगडम के अंदर आता है, अलग अलग तरह के मिलते हैं देखने को। ये क्या है, एक तो उस एल्गी को एक स्ट्रक्चर देते हैं जिसपे एल्गी चिपके रहते हैं, दूसरा उस एल्गी को कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं ताकि वो एल्गी खाना बना सके। और ये इस तरीके से फिर दिखाई देते हैं। कोरल्स के बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको देखने को मिल जाएंगे, वेरी वाइब्रेंट ब्यूटीफुल कलर्स। उसका रीजन ये जूजेंथेली ही है। ये जो कोरल पॉलिप्स है इनके ऊपर जो जूजेंथेली रहते हैं वो इनको ये अलग अलग कलर देते हैं। तो देखिए एल्गी जो कि जूजेंथेली है वो फोटोसिंथेसिस करता है तो शुगर, अमीनो एसिड, लिपिड्स इनको देता है, और ये जो वेस्ट देते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट होता है जिससे खाना बनना आसान रहता है। परफेक्ट है। 3 तरह के बेसिकली होते हैं, एक बैरियर रीफ, एक आपके अटोल्स और एक आपके फ्रिंजिंग रीफ्स, ठीक है। अगर आप देखोगे बैरियर रीफ क्या होते हैं, जो जैसे मान लीजिए ये आपका एक कोस्ट है एंड ये आपका बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक मरीन आपकी बॉडी है, तो ये ना कोस्ट के पैरेलल तो होते हैं लेकिन कोस्ट के साथ चिपके नहीं होते, ठीक है। क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, बीच में ना एक वाटर के चैनल से ये जो आपका कोस्ट होता है उससे सेपरेट रहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का बैरियर रीफ है, ठीक है। अटोल्स की बात करें तो ये पानी के बीच में इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे पानी के अंदर कोई पिछला ऐसे वॉल्केनो वगैरह होता है उसके चारों तरफ ये अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। एक आपके फ्रिंजिंग रीफ्स होते हैं जो आपकी शोर लाइन है उसी के साथ चिपके हुए इस तरीके से डेवलप होते हैं, तो ये आपके फ्रिंजिंग रीफ्स होते हैं। 3 टाइप्स हैं, ठीक है। अब देखो जब हमारा जो ओशन का एनवायरनमेंट है वो अलग अलग चेंजेस से गुजरता है, जैसे टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया, एसिडिटी जो है बढ़ गई, वहाँ की ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है, तो जो जूजेंथेली हैं वो कोरल्स को छोड़ने लगते हैं। अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो जूजेंथेली है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं एंड देन कोरल्स से वो एक्सपेल होने लगते हैं, ठीक है। तो जब जूजेंथेली जो उस कोरल को कलर दे रहा था वो उससे चला जाएगा तो वो कोरल कैसे कलर के दिखाई देंगे, व्हाइट कलर के, इसी को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये नहीं कोरल्स मर गए हैं,
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो जूसेंथेली इनके साथ रहता था वो इनको छोड़ के चला गया है। फिलहाल ये व्हाइट कलर के हो गए, अब इनको भोजन देने वाला कोई नहीं है। अगर जिसकी वजह से स्ट्रेस हुआ है वो चीज़ आप ठीक कर दो, जूसेंथेली वापस से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेंगे, फूड बन जाएगा, कोरल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर कोरल ये जो ब्लीच है ये ठीक नहीं हो पाता तो फाइनली कोरल्स मर जाते हैं। अब देखो, अब कोरल रीफ को थ्रेट किस किस चीज से है? एक आपका है ओशन एसिडिफिकेशन से। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को जितना ज्यादा ओशन सोक करते जाते हैं उतना ही ज्यादा एसिडिक होते जाते हैं। ये आपकी पीएच की स्केल होती है, ठीक है। तो पीएच की स्केल में आपको पता है कि जितना ज्यादा आपका पीएच कम होता जाएगा उतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है, और जितना इधर की तरफ रहता है बेसिक, तो ओशियंस का जो पीएच होता है ना वो 8.1 समथिंग होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। बट ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब ओशियंस के अंदर रिलीज होते जा रही है, ओशियंस के अंदर घुलते जा रही है, तो ओशियंस एसिडिक होते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो मरीन इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, चाहे वो कोरल्स भी हों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो जैसे जैसे ओशियन का पीएच लोअर होता जाएगा तो कोरल्स का जो सर्वाइवल है वो यहाँ पे कम होता जाएगा। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। स्टडीज का ये कहना है ओशन एसिडिफिकेशन से भी ज्यादा खतरनाक है कोरल्स के लिए ग्लोबल वार्मिंग। तो पानी का टेम्परेचर जब एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो कोरल्स स्ट्रेस में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि किस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और जो कार्बोनेट के आयंस होते हैं ये आपस में मिलते हैं और बायोकार्बोनेट बनाते हैं। ये जो बायोकार्बोनेट है, ये जो सेल्स होता है इनको डिसॉल्व करने लगता है, ठीक है। ये देखिए, इनको डिसॉल्व करने लगता है, यानी कि जो सेल्स के ऊपर कैल्सिफिकेशन होने की वजह से एक उनका शेल बना था, ये कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाता और आप देखोगे ये मर जाते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर जो प्रोटेक्टिव सी लेयर थी खत्म हो जाती है। तो जो कोरल है ना, पॉलिप जो कोरल्स हैं वो बेसिकली जो वेस्ट को सिक्रीट करते रहते हैं, तो वो एक आपका जो है कैल्सिफाई हो के ढांचा बनता रहता है, ठीक है, ऐसे ढांचा बनता रहता है। लेकिन ये जो ओशन एसिडिफिकेशन है ये उस कैल्सिफिकेशन को रिड्यूस कर देता है, तो धीरे धीरे वो ढांचा भी खत्म होने लगता है, तो कोरल्स का घर खत्म होने लगता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। गर्मी की वजह से हीट स्ट्रेस होता है और हीट स्ट्रेस की वजह से जूसेंथेली कोरल्स को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो फिर उनको खाना नहीं मिल पाएगा। तो ये जो है बेसिकली कोरल्स के बारे में। इसके अलावा अगर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, ओवर फिशिंग ज़्यादा हो रही है, कोस्टल का डेवलपमेंट है, अनसस्टेनेबल टूरिज्म है, या कोई इन्वेंसिव स्पीसीज है, ये भी कोरल्स के लिए थ्रेट होते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने बता दिया, पहले भी बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ तो उतना ज़्यादा हम डिटेल में गए नहीं, बट स्टिल हमने हर चीज़ कवर कर लिया। यहाँ पे मैंने एक नोट आपको दिया है कि कैसे ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क ने 2019 में ये कहा था कि कोरल रीफ 50% डिक्लाइन कर चुके हैं पिछले 30 सालों में, और उम्मीद ये की जा रही है 2030 तक 70% खत्म हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो मरीन इकोसिस्टम की ये तबाही मानी जानी चाहिए, क्योंकि कोरल्स मरीन इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी हमें कोरल्स में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो कोरल्स को लेकर थ्रेट्स क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है स्लाइड थी यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा। ओशन एसिडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको डिटेल में अपनी बुक सीरीज में पढ़ेंगे, वहां पे ये स्टैटिक के रूप में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज क्लियर। तो आई होप कि हमारे आज के सारे आर्टिकल्स जो हैं कवर हो गए हैं, एंड यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। जस्ट 2 इन्फॉर्मेशन है। पहली, वीडियो को बिना लाइक कीजिए और क्लास आपको कैसी लगी बिना कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दिए मत जाइएगा, आप लोग भूल जाते हैं, तो प्लीज़ डू दैट। एंड इसके अलावा P2I बैच 22 जुलाई आज लास्ट डेट है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप पहली क्लास से ही साथ में क्लासेस कर पाएँ। एंड अगर बैच के बारे में, PDF के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, प्लीज़ ज्वाइन मी विद UPSC विद प्राची टेलीग्राम चैनल पर। एक छोटी सी फैमिली है हमारी यहाँ पर, और मैं इसके अलावा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, माइंड मैप्स, क्विजेस भी टाइम टू टाइम शेयर करते रहती हूँ, ताकि जो है आपको एक आइडिया रहे कि किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना रहता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। जल्द मिलूंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।